नमस्कार साथियों, टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 20 फरवरी 2017 को तृतीय पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, दिए हुए सर्किट में R1 खोजे यदि R2 6 ओम और RT 3 ओम है। यानी ये R1 दे रखा है और इसमें R1 का मान पूछा है। किस प्रकार का R1 दे रखा है देखो, यानी दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में लगाया हुआ है इस प्रकार से। ये मान लो कि R1 है, ये R2 है, कुल प्रतिरोध RT। अब क्या दे रखा है कि R2 6 ओम है, यानी ये 6 ओम है, RT 3 ओम है, तो ये R1 है, इसका मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है, 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो RT का मान दे रखा है कितना है 3, तो 1/3। R1 ज्ञात करना है तो 1/R1 प्लस R2 का मान दे रखा है कितना 6, तो 1/6। पक्षांतरण कर लो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 1/R1 बराबर 1/3 माइनस 1/6। क्योंकि यह मान लो इसको इधर रखेंगे तो ये इधर आएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इनका लघुत्तम ले लो, कितना आ रहा है 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम आ रहा है 6, इसका भाग इसमें दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, माइनस 6 का भाग 6 में 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो 1/R1 बराबर कितना हो गया 1/6। या R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना, ये R1 है, इधर आएगा तो ये 6, तो R1 बराबर हो जाएगा 6 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 ओम। यानी ये प्रतिरोध कितने का होगा, ये भी 6 ओम का होगा। तो राइट आंसर हो गया 6। किस ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में देखो 6 ओम, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन फ्लक्स का यूनिट क्या है। यानी ल्यूमेन फ्लक्स जिसे हम प्रदीप्ति पुंज या ज्योति फ्लक्स कहते हैं, इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो पहले तो ये देखो कि प्रदीप्ति पुंज है या ल्यूमेन फ्लक्स, ये क्या होता है कि किसी प्रकाशित स्रोत में प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति पुंज या ल्यूमिन फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स कहलाता है। इसका प्रतीक तो होता है एफ या फाई और मात्रक होता है ल्यूमेन। और ये मात्रक ही पूछा है कि इसका ल्यूमिन फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। तो ऑप्शन देखो किस में है, ए ऑप्शन में देखो ल्यूमेन, तो राइट आंसर हो गया ए ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर के आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, सर्किट ब्रेकर के आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं। ऑप्शन देखो अब क्या दे रखा है, ए में क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक ताम्र, बी में क्या है एल्यूमिनियम एलॉय, सी में पोर्सिलिन, डी में ताम्र टंगस्टन एलॉय। तो जो सर्किट ब्रेकर के जो आर्किंग संपर्क होते हैं वो ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु के बनाए होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया डी की ताम्र टंगस्टन एलॉय, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर का निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ है। एक सिंक्रोनस मोटर है, इसका प्रयोग हम गति के अलावा और किस काम में ले सकते हैं। ऑप्शन देखो, यानी सिंक्रोनस मोटर को हम गति के अलावा शक्ति गुणांक सुधारने में भी काम में लेते हैं। तो ऑप्शन देखो, उच्च पीएफ, कम लागत, कम पीएफ, बेहतर दक्षता। तो उच्च पीएफ के लिए हम ले सकते हैं, यानी पावर फैक्टर सुधारने में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उच्च पीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठानों के लिए इस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत उपकरणों में यदि आग लग जाती है तो किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो विद्युतिक आग बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, सीटीसी या बीसीएफ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का, सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रकार का,
या ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, ये अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। अब ऑप्शन देखो, गैस कार्टेज जल पूरित प्रकार का, जल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। फोम प्रकार का, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। संग्रहित दाब जल पूरित प्रकार का, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। हेलोन प्रकार का, ये सही है क्योंकि सीटीसी और बीसीएफ है, ये हेलोन प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में किसका प्रयोग पृथक उत्तेजित कुंडली को आपूर्ति देने में नहीं करते हैं। यानी एक कोई पृथक उत्तेजित जनरेटर है, पृथक उत्तेजित जनरेटर कौन सा हो गया, जिसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम बाह्य डीसी स्रोत से जोड़ते हैं, तो वह हो गया पृथक उत्तेजित जनरेटर। मान लो कि यह आर्मेचर है, ये आर्मेचर और ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। अब इसको बाह्य डीसी स्रोत से हम सप्लाई देंगे। अब किस किस प्रकार के बाह्य डीसी स्रोत से हम इसको सप्लाई दे सकते हैं, और इसमें पूछा है कि किस से नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन देखो, रेक्टिफाइड डीसी से इसको सप्लाई दे सकते हैं, सही है। बी में क्या, डीसी जनरेटर अलग से कोई बाहर डीसी जनरेटर से इसको हम जोड़ सकते हैं, सही है। सोलर से नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो सकता है। कई बार मान लो सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं गिर रहा है या कोई बादल है, तो इससे प्रकाशित इसकी जो वोल्टेज था उसमें परिवर्तन हो सकता है, इससे नहीं दे सकते। स्टोरेज बैटरी, इससे हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सोलर प्लेट से हम इसको सप्लाई नहीं दे सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में यदि पोलों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या निश्चित है तो निम्न में से कौन सी वाइंडिंग उच्च ईएमएफ प्रदान करेगी। यानी कोई डीसी जनरेटर है जिसके अंदर पोलों की संख्या समान है, चालकों की संख्या समान है, अब किस प्रकार की वाइंडिंग उच्च ईएमएफ प्रदान करेगी। ऑप्शन देखो, वेव वाइंडिंग, डिजाइन के अन्य सुविधाओं पर निर्भर है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों, लैप वाइंडिंग। तो यदि उच्च वोल्टेज और कम धारा की आवश्यकता है तो वेव वाइंडिंग करेंगे, और कम वोल्टेज उच्च धारा की आवश्यकता है तो लैप वाइंडिंग की जाती है। तो इसमें उच्च वोल्टता के लिए पूछा है कि उच्च ईएमएफ प्रदान करेगी तो वेव वाइंडिंग होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, वेव वाइंडिंग, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी दूरी पर हमें भवन से अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगाना चाहिए। मान लो कोई भवन है, इसके पास अर्थ स्थापना कर रहे हैं, तो जो मान लो ये भवन है, इससे कितनी दूरी पर अर्थ लगा सकते हैं। तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी अर्थ जो इलेक्ट्रोड डालते हैं वो भवन से कितनी दूर डाल सकते हैं। तो वो होता है 1.5 मीटर, यानी भवन से 1.5 मीटर की दूरी पर हम अर्थ इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसआई के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए किस रंग के वायर का उपयोग किया जाता है। यानी अर्थ के लिए किस प्रकार के कलर का प्रयोग, जो वायर है उसका कलर किस प्रकार का रखा जाता है, उसका ग्रीन कलर रखा जाता है, यानी हरा कलर। अब ऑप्शन देखो, काला, हरा, गुलाबी या पीला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलो वोल्ट प्रति एमएम में बेकेलाइट की पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य कितना होता है। यानी बेकेलाइट का पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य कितना होता है, तो बेकेलाइट का होता है 24 किलो वोल्ट प्रति एमएम। जबकि हमें ज्यादातर एग्जामों में कौन कौन से पूछते हैं कि एक तो हवा का पूछ लेते हैं, कई बार कागज का पूछते हैं, बेकेलाइट का और ट्रांसफॉर्मर आयल, ये चार है, इनको तो ज्यादातर याद रखना चाहिए। तो हवा का कितना होता है, हवा का होता है 3 किलोवोल्ट प्रति एमएम। कई बार पूछते हैं कागज का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो 16 किलोवोल्ट प्रति एमएम होता है। बेकेलाइट का होता है 24 किलोवोल्ट प्रति एमएम। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का होता है 33 किलोवोल्ट
प्रति mm। ज्यादातर ये हवा का और ट्रांसफार्मर आयलकार यही पूछते हैं कि हवा का, कई बार इसको 30 केवी प्रति mm भी दिया होता है तो भी सही है। तो हवा का कितना होता है 3 किलोवोल्ट प्रति mm। बेकेलाइट का कितना है 24 किलोवोल्ट प्रति mm। अब ऑप्शन देखो 2 से 6, बी में 17 से 21, सी में 30 से 40, डी में 20 से 60। तो इन ऑप्शनों को देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी लगभग इसमें 17 से 21 दे रखा है जबकि एक्चुअल में 24 होता है। तो इन ऑप्शनों को देखें तो बी ऑप्शन से होगा कि 17 से 21 किलोवोल्ट प्रति mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल लोहा मीटर निम्न में से किस प्रकार की इंडिकेटिंग होता है, यानी किस प्रकार की सप्लाई पर प्रचलित हो जाता है। कौन सा है, चल लोहा यानी मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र है, वो किस प्रकार की सप्लाई पर प्रचलित होता है। तो मूविंग आयरन प्रकार का जो उपकरण है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की आपूर्ति पर प्रचलित होता है। तो देखो ऑप्शन में क्या है, ए में क्या है, मूविंग कॉइल उपकरण, केवल डीसी, केवल एसी, एसी या डीसी दोनों। तो डी ऑप्शन सही होगा कि एसी या डीसी इन दोनों प्रकार की सप्लाई पर वो प्रचलित हो सकता है। तो राइट आंसर हो गया डी, एसी या डीसी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में छिद्र करने के लिए वह औजार कौन सा है जिसकी एक साइड घूर्णित होती है, यानी लकड़ी के अंदर छिद्र करने और केवल एक साइड घूर्णित होती है, इस प्रकार का औजार कौन सा है। ऑप्शन देखो राउल प्लग टूल। राउल प्लग टूल तो दीवारों में छिद्र करने के लिए होता है, यानी थोड़े की चोट मार के हम छिद्र करते हैं वो होता है। हैंड्रिल मशीन, पोकर, रेचेट ब्रेस। तो रेचेट ब्रेस होगा क्योंकि रेचेट ब्रेस किस प्रकार का होता है, यानी इस प्रकार का संयंत्र होता है ये। यहाँ इसके बिट लगा होता है और यहाँ इसको पकड़ते हैं हाथ से और यहाँ से इस प्रकार से इसको घुमाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेचेट ब्रेस, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीआर एक स्विच है, यानी किस प्रकार एसीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एसीआर एक किस प्रकार का स्विच। ऑप्शन देखो एक दिशात्मक, दो दिशात्मक, तीन दिशात्मक, चार दिशात्मक। तो एक दिशात्मक प्रकार का स्विच है, तो राइट आंसर हो गया ए, एक दिशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ड्राई सेल है, यानी जो दे रखे इनमें से कौन सा एक शुष्क सेल है। शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है, कार्बन जस्ता सेल, यानी कार्बन जस्ता सेल को हम ड्राई सेल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का होता है, ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का होता है, इसलिए इसे हम कार्बन जस्ता सेल भी कहते हैं। अब ऑप्शन देखो सिल्वर ऑक्साइड सेल, लिथियम सेल, जिंक क्लोराइड सेल, जिंक कार्बन सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक कार्बन, क्योंकि कार्बन जस्ता या जिंक जस्ते को हम जिंक भी कह सकते हैं। तो कार्बन जस्ता या कार्बन जिंक सेल, तो डी ऑप्शन सही होगा कि जिंक कार्बन सेल। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर जो ऑयल डाला जाता है कूलेंट के लिए, यानी उसको ठंडा, कॉइलन को ठंडा रखने के लिए या उसको शोषित करने के लिए जो ऑयल डाला जाता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन देखो मिनरल ऑयल, यानी मिनरल तेल सही है। उच्च अचालक ट्रांसफार्मर तेल, हाइग्रोपिक तेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनरल तेल, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में किस प्रकार का संधारित्र एक इनपुट संधारित्र है, यानी एक एम्पलीफायर है इसके अंदर हम जो इनपुट संधारित्र लगा रहे हैं वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन देखो पावर संधारित्र होता है क्या, लीकेज, कपलिंग या बाईपास। तो वो कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है, यानी दो स्टेज को आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग कैपेसिटर हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको, कपलिंग कैपेसिटर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमंजिला इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त होती है, यानी बहुमंजिले हैं इनके लिए हम जो वायरिंग करते हैं उस वायरिंग की प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन देखो रिंग मैन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मैन सिस्टम, ट्री सिस्टम। इन ऑप्शनों को देखें तो ट्री सिस्टम हम प्रयोग करते हैं उसके अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्री सिस्टम, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प रिंग किसके बने होते हैं, यानी शिल्प रिंग किसके बने होते हैं। शिल्प रिंग बने होते हैं फास्फोर ब्रॉन्ज धातु के। कई बार पूछ लेते हैं
कि जो दिग परिवर्तक है कम्यूटेटर सेगमेंट है वो किसके बने होते हैं, वो हार्ड डन ताम्र के बने होते हैं, यानी हार्ड डन तांबे के बने होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। तो और इसमें पूछा है शिल्प रिंग के बारे में, तो शिल्प रिंग बनी होती है फास्फर ब्रोंज धातु की। तो इसमें देखो ए ऑप्शन में तो राइट आंसर हो गया ए फास्फर ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है, यानी एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखो अत्यधिक धारा को रोकना, वोल्टेज बढ़ाना, विद्युत शक्ति को बढ़ाना, धारा में वृद्धि करना। तो एक फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है कि एक नियत मान से ज्यादा धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को तोड़ना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा कि अत्यधिक धारा को रोकना, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कुचालक है, यानी अचालक है कौन सा इनमें से। ऑप्शन देखो कागज, सिल्वर, सोना, तांबा। तो कागज एक अचालक पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कागज, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा कि कागज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर किस पर संचालित नहीं होती है, यानी तुल्यकालिक मोटर है जो दे रखे इनमें से किस पर इसको संचालित नहीं कर सकते। ऑप्शन देखो लीडिंग शक्ति गुणांक यानी अग्र शक्ति गुणांक पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सही है ये। रूप गुणांक यानी फार्म फैक्टर ये नहीं होता है, यानी इस पर ये तो अलग होता है। यानी फार्म फैक्टर क्या होता है कि किसी प्रत्यावर्ती राशि यानी किसी राशि के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है रूप गुणांक। तो अगला क्या है पश्चगामी शक्ति गुणांक, इस पर भी प्रचलित इसको कर सकते हैं। यूनिटी यानी इकाई शक्ति गुणांक, इस पर भी हम इसको प्रचलित कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस पर संचालित नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि रूप गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर प्रतिरोधक यानी वेरिस्टर क्या है। वेरिस्टर क्या होता है, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर को हम वेरिस्टर कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं सेंसर, तो देखो अलग अलग है। पीटीसी, पीटीसी कौन सा होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसे हम ताप वर्धक या धनात्मक ताप गुणांक या इसे हम सेंसर कहते हैं। एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसे हम ऋणात्मक ताप गुणांक या ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर कहते हैं। वीडीआर कौन सा होता है कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या चर प्रतिरोधक या वेरिस्टर, ये कौन सा है वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। और यही पूछा है इसमें कि चर प्रतिरोध यानी वेरिस्टर क्या है, तो वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। इसके अलावा और क्या होता है एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसे हम प्रकाश चालक भी कहते हैं या प्रकाश प्रभावित प्रतिरोधक यानी एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चर प्रतिरोधक वेरिस्टर क्या है। तो ऑप्शन देखो एक धारा निर्भर प्रतिरोधक नहीं, एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक, वोल्टेज निर्भर डायोड, सॉरी बी में क्या है एक वोल्टेज निर्भर डायोड नहीं, सी में क्या है एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक सही है, एक डी में क्या एक धारा निर्भर डायोड ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा कि एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उद्देश्य क्या है, यानी एक डीसी जनरेटर है इसके अंदर कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो डीसी जनरेटर के बारे में पूछा है, तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है। कई बार मोटर के बारे में पूछ लेता है कि एक मोटर के अंदर कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो मोटर के अंदर डीसी को एसी में बदलने का काम होता है। तो इसमें जनरेटर का पूछा है तो जनरेटर में क्या हो जाएगा एसी को डीसी में बदलना। अब ऑप्शन देखो किसमें, ए में क्या एसी को डीसी में बदलना सही है, बी में वाइंडिंग का संवह रोकना, सी में धारा को एकत्रित करना, डी में डीसी को एसी में बदलना। तो राइट आंसर हो गया ए कि एसी को डीसी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए सही विकल्प का चयन करें जो प्राथमिक चार्ज के परिणाम के बराबर होता है। यानी क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है ये पूछा है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सही विकल्प का चयन करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.602 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, और ये भी कौन सा ऋणावेशित यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक में होता है 1.602 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब इसमें क्या ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में ये
बी ऑप्शन में देखो 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम, वो भी कौन सा, ऋणात्मक। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच कला डिफरेंस यानी फेज अंतर क्या होता है। तो एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। कॉमन एमीटर का ऐसे क्या हो गया कि इनपुट और आउटपुट दोनों में एमीटर है वो कॉमन है, तो इसका जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, यानी इनपुट और आउटपुट का कला अंतर कितना होगा, 180 डिग्री होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 180, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है साथ।